प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि भाग 2 हम लोगों ने सुन लिया था, जिसमें उनकी जीवनी हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। ये प्रेमचंद्र जी का जीवन दृष्टि है, भाग 3 है। ये जीवनी हो गया था और जीवन दृष्टि इसमें उनका हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 में। प्रेमचंद्र जी का जीवन दृष्टि। किसी भी व्यक्ति की जीवन दृष्टि का विकास उसके समकालीन परिवेश से होता है। उस परिवेश में जिसमें वह जन्म लेता है, बड़ा होता है। प्रेमचंद्र का जन्म एक ऐसे देश में हुआ था जो कि अंग्रेजों का उपनिवेश था। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनके समकालीन परिवेश के विषय में हम सविस्तार चर्चा उनकी जीवनी में कर चुके हैं। उन्हें बहुत ही संघर्षमय जीवन जीना पड़ा, परंतु जीवन की कटुताओं को झेलते हुए भी वे आगे बढ़ते गए, हारने की सोची तक नहीं। इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप उनकी ऐसी जीवन दृष्टि विकसित हुई जो आज सभी के लिए एक आदर्श बनी हुई है। प्रेमचंद्र की जीवन दृष्टि उनके समस्त साहित्य में बिखरी हुई है। उनकी जीवन दृष्टि के विकास को सेवा सदन से लेकर गोदान जैसे उच्च कोटि के उपन्यासों में हम देख सकते हैं। उनके समग्र साहित्य के अध्ययन द्वारा एक बात तो स्पष्ट रूप से खुलकर प्रस्तुत होती है कि वे एक सामाजिक विचारक थे। एक सुंदर एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने में जो बाधाएं थी, उनका निर्वाण करना उनका उद्देश्य था। इस लक्ष्य प्राप्ति का साधन उनकी लेखनी थी, जिसे प्रेमचंद्र जैसे जीवट विचारशील चेतना का बल प्राप्त था। प्रेमचंद्र का जन्म अंग्रेजों के भारत पर औपनिवेशिक शासन काल में हुआ था, अतः राष्ट्रीयता की भावना उनमें होना स्वाभाविक था। उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके उदाहरण स्वरूप में हम देख सकते हैं कि चुनारगढ़ के मिशनरी स्कूल में जब वे अध्यापक थे, तब गोरों के स्कूल के साथ फुटबॉल मैच के दौरान उन्होंने अपने स्कूल के छात्रों के साथ मिलकर गोरों की पिटाई कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी तक छोड़नी पड़ी। वे कांग्रेस अधिवेशनों में हिस्सा लेते थे, आर्य समाज की सभाओं में जाते थे। देश प्रेम से संबंधित उनकी कहानियां एवं टिप्पणियां प्रकाशित होती रहती थी। उनकी सौजे वतन 1908 में प्रकाशित कहानियां देशभक्ति की कहानियां थीं, जिसमें वह देश में देशभक्ति की भावना को जागृत करना चाहते थे। इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। इनके लेखन को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन कुछ दिन संयमित रहने के पश्चात इन्होंने अपने कार्य को पुनः प्रेमचंद्र के नाम से शुरू किया। गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद इन्होंने 15 जनवरी 1921 को अपनी गुलामी की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात देशभक्ति संबंधी भावनाएं इनके उपन्यासों में खुलकर आने लगी। इसका उदाहरण इनका उपन्यास रंगभूमि है, जिसमें गांधीवादी असहयोग एवं गांधीवादी दर्शन के दर्शन खुलकर हम कर सकते हैं। इनके मुख्य पात्र गांधी जी के विचारों के प्रमुख रूप से संवाहक बने। इसके माध्यम से प्रेमचंद्र की राष्ट्रवादी दृष्टि भी मुखाग्रित हुई है, किंतु इनकी भावनाओं को तब गहरा आघात पहुंचा जब गांधी जी ने चौरा चोरी की घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। इन्होंने अपने तत्कालिक लेखों में जो समकालीन राजनीतिक विश्लेषण किया, वह इनकी प्रखर राजनीतिक चेतना एवं विवेक का परिचय देते हैं। यहाँ प्रेमचंद्र को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना अच्छा नहीं लगा। वहीं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्हें बहुत मन भाया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की प्रेमचंद्र ने अपने पत्र हंस संपादकीय टिप्पणी में खुलकर प्रशंसा की।
साथ ही ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने में भी वे नहीं चूके। अपने मित्र बनारसी दास चतुर्वेदी को उन्होंने पत्र लिखकर अपनी सबसे बड़ी आशंका के विषय में बताया कि स्वराज संग्राम में विजय होना ही इस समय सबसे बड़ी आशंका है। वे अपने लेखन कार्य को स्वराज विजय में सहयोगी होने के लिए ही करना चाहते थे। प्रेमचंद्र पर भी तदयुगीन विचारधाराओं की छाप थी, किंतु यह छाप इतनी गहरी नहीं थी कि उनके मूल व्यक्तित्व को मिटा दे। कहने का भाव है कि वे अंधानुकरण पर विश्वास नहीं करते थे, उनका विश्वास व्यवहारिकता पर था। प्रारंभ से वे दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के विचारों से प्रभावित थे, किंतु जैसे ही उनमें हिंदू शुद्धिकरण के आंदोलन की शुरुआत हुई है, वैसे ही इन्होंने अपने आप को उससे अलग कर लिया, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, जबकि इस आंदोलन में दोनों में दरार पड़ सकती थी। गांधीवादी विचारधारा के पूर्व भी ये सत्य, अहिंसा, मानव प्रेम आदि भावों से परिचित थे, क्योंकि उन्होंने टॉलस्टॉय के साहित्य का अध्ययन किया था और इससे प्रभावित हुए बिना न रह पाए। गांधी जी इनके आदर्श इसलिए बने क्योंकि गांधी जी ने टॉलस्टॉय की विचारधाराओं को भारतीय परिवेश में व्यवहारिकता में लागू किया। गांधी जी की कर्मठता एवं जनसेवा की भावना से ये अत्यंत प्रभावित थे। गांधीवादी दर्शन इनके साहित्य में साफ झलकता था। रंगभूमि में सूरदास जैसे पात्र की सृष्टि कर, कर्मभूमि में अमरकांत तथा उनके कुटुंबी पात्रों की सृष्टि कर, प्रेमाश्रय में माया शंकर एवं गोदान में मेहता जैसे उदात्त मानवीय आदर्शों के संतोषजनक पात्रों की सृष्टि कर गांधीवाद के खिलाड़ीपन के दर्शन को प्रतिष्ठापित किया। गांधी जी के आत्मशोधन वाले सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दिया और अंततः सिद्ध किया कि गांधीवाद ही भारतीय समाज में समता, एकता तथा समृद्धि लाने में समर्थक है। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद्र केवल गांधीवाद उसूलों के ही कायल थे, उनकी सृष्टि अन्य विचारधाराओं पर भी थी। 1918-19 के लगभग प्रेमचंद्र 1917 में घटित रूस की क्रांति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। साम्यवादी विचारों का प्रभाव भी उन पर परिलक्षित होता था, किंतु भारतीय परिवेश में ये दूर की बातें जान पड़ती थी। प्रेमाशय में रूस की क्रांति एवं साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होता था, किंतु प्रेमचंद्र ने इसमें किसानों की समस्याओं के समाधान साम्यवादी दर्शन के आधार पर नहीं अपितु गांधीवादी दर्शन के आधार पर दिया है। उन्होंने, क्योंकि उनके सजग कलाकार को यह भान था कि भारतीय परिवेश में गांधीवादी समाधान ही सर्वश्रेष्ठ है, साम्यवादी नहीं। प्रेमाशय में प्रेमचंद्र ने जमीन और किसान संबंधी विचार मायाशंकर के माध्यम से इस प्रकार दिया है। प्रेमचंद्र की दृष्टि में प्रतिष्ठित व्यक्ति से लेकर छोटे से छोटे आम आदमी पर भी उनकी दृष्टि थी। राय साहब जैसे सामान्य, होड़ी जैसे किसान, गोबर और बलवान जैसे नई पीढ़ी के युवकों, खन्ना जैसे मिल मालिक एवं पटेश्वरी जैसे साहूकारों से वे अपरिचित नहीं थे। दूसरी ओर उनका परिचय निर्मला तथा सुमन जैसी नारियों से, सोफिया तथा मालती जैसे नारियों के पावन प्रेम, मेहता जैसे दार्शनिकों एवं सूरदास जैसे सत्याग्रहियों से भी था। सीलिया जैसी पिछड़ी जाति की स्त्री एवं गोरों की वासना की शिकार मुन्नी जैसी नारी भी उनसे दूर न थी। उनकी पैनी दृष्टि से समाज व राजनीति का कोई पहलू छिपा न था। सक्रिय राजनीतिक एवं समाज की परख रखने वाले प्रेमचंद्र किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे, क्योंकि वे मानवता में विश्वास करते थे। प्रेमचंद्र पूंजीवादी सभ्यता के कटु आलोचक थे। इनकी झलक हमें उनके द्वारा लिखित लेख
महाजनी सभ्यता में देखने को मिलती है, जो सितंबर 1936 में हंस में ही प्रकाशित हुआ। महाजनी सभ्यता को वो ऐसी जहरीली हवा के समान मानते थे जिससे सांस लेना भी दूभर हो जाता था, पल्ले मृत्यु पड़ती थी। उन्होंने इसी लेखनी में साम्यवादी सभ्यता के स्वागत में कुछ पंक्तियां लिखी है, परंतु वो पंक्तियां इस तरह है। परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद की जड़ खोदकर फेंक दी है, जिसका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है, और जो केवल दूसरों की मेहनत या बाप दादाओं के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है, वह प्रतिपय प्राणी है। उस लेखनी की कुछ अंश इसमें उन्होंने दिखाई है। प्रेमचंद्र की नारी के प्रति दृष्टि यद्यपि प्रगतिशील रही है, तथापि वे नारी के परंपरागत रूप एवं उनके लिए आदर्शात्मक संस्कारों से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि जहाँ वे बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, पर्दा प्रथा आदि के विरोधी हैं, वहीं विधवा विवाह के समर्थक हैं। साथ ही वे स्त्री को देवी, माता, त्याग एवं नीह की प्रतिमा, मानवीय मूल्यों की प्रतीक भी मानते हैं। ऐसा उनके कहानियों, उपन्यासों में स्पष्ट लक्षित होता है। गोदान में वे मेहता द्वारा भीमन्स लीग में दिए गए भाषण में दिए गए विचार इनके प्रमाण हैं। इनमें से स्त्री के पद को पुरुषों से श्रेष्ठ उसी तरह मानते हैं जिस तरह प्रेम, त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम से श्रेष्ठ माना जाता है। अतः प्रेमचंद्र की जीवन दृष्टि वैचारिकता, नैतिकता पर टिकी थी। आत्म परिष्कार उनका प्रमुख स्वर था और वे एक समतामूलक समाज की रचना करना चाहते थे। अतः उन्होंने पश्चिम की वैज्ञानिक दृष्टि और भारत की नैतिकता से समन्वित चेतना का माध्यम अपनाया और अपनी प्रगतिशील और जीवन सृष्टि का परिचय उन्होंने अपने लेखनी में दिया है। प्रेमचंद्र की लेखनी में जितना भी हम लोग कहानी उनका पढ़ते हैं और उपन्यास पढ़ते हैं, उन्होंने हर वर्ग को छुआ हुआ है। जमींदार वर्ग, मजदूर वर्ग, पिछड़ा जाति, महिलाओं का शोषण और विधवा विवाह की जहाँ तक बात है, तो प्रेमचंद्र जी का जीवन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं जो प्रेमचंद्र जी ने शादी जो दूसरी की वो विधवा से ही की थी। जिस समय उन्होंने शादी की तो बहुत विरोध हुआ था इस बात का, लेकिन प्रेमचंद्र जी ने विधवा को अपनाया। तो उस समय जो देश की दशा थी, देश की स्थिति थी, वो उनकी लेखनी में, उनके कहानी में, उनके उपन्यासों में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दर्शाया है। और हर चीज़ को उन्होंने, हर क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को, जमींदारी वर्ग हो, ठाकुरों का हो, किसानों का शोषण हो, महिलाओं की दुर्दशा हो, हर चीज़ को उन्होंने बहुत बखूबी अपनी दृष्टि से, अपनी कलम से उजागर किया है। आज इसका तीसरा भाग और पूर्ण 1, 2, 3 तीनों भाग आज समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।